नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मोदी जी का 103 मिनट का भाषण हुआ था, लेकिन जो सबसे दर्द वाली चीज आज जो उन्होंने बोली, जिसको लेकर चुभन भी हो रही थी और लोग ये सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही, वो भी 15 अगस्त का भाषण उन्होंने क्यों चुना। क्या वो उनका एक नया एजेंडा है? और हालांकि उस एजेंडे पर बीजेपी लगातार बात करती हुई आई है, और वो एजेंडा घुसपैठियों का एजेंडा है। अब उन्होंने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि लोगों को अवैध घुसपैठ के जरिए देश की डेमोग्राफी बदलने की एक पूर्व नियोजित साजिश के प्रति आगाह मैं कर रहा हूं। और उन्होंने ये कहा कि देश घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा कर डाली है। सब ये सोच रहे थे कि अरे ये है क्या डेमोग्राफी मिशन, लेकिन उस डेमोग्राफी मिशन की घोषणा आज उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कर डाली। अब मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों पर और डेमोग्राफी मिशन पर क्या कहा है, सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने ये कहा कि आज मैं देश को एक चिंता, एक चुनौती के प्रति आगाह करना चाहता हूं। एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहनों बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को गुमराह कर उनकी जमीन हड़प रहे हैं। ये देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, आज लाल किले की प्राचीर से मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है। ये मिशन निश्चित रूप से भारत पर मंडरा रहे इस गंभीर संकट से निपटने के लिए निर्धारित समय सीमा में सुविचारित तरीके से अपना काम करेगा, और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मोदी जी की चुनौती है, और ये चुनौती एक ऐसे समय में आई है जब लगातार एसआईआर को लेकर चिंता बनी हुई है। एसआईआर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जितने भी इलीगल वोटर्स हैं उनको हम हटा देंगे। और उसमें आपने देखा कि ज्यादातर मुसलमान, ज्यादातर आदिवासी, गरीब तबका जो है बिहार की जनसंख्या का, उसके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। तो ये जो डेमोग्राफी मिशन की बात आज मोदी जी ने कही, और ये घुसपैठियों की बात जिसको एक मिशन के तहत अब मोदी जी डील करेंगे, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी की असली मंशा क्या है। और मैंने सोचा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा से इसमें बात की जाए। महमूद, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मोदी जी की पहली तो प्रतिक्रिया मैं जानना चाहती हूँ कि 103 मिनट की मोदी जी की स्पीच थी। आज मोदी जी की स्पीच का जो लहजा था, टोन था, टेनर था, सब ये कह रहे थे बहुत ही उबाऊ, बहुत ही थकाऊ एक स्पीच थी। थकाऊ और उबाऊ होने का कारण क्या था? क्या उनको लग रहा था कि ये उनकी राजनीतिक करियर की उनकी आखिरी स्पीच है? जी नहीं, ऐसा उन्हें आभास हो रहा होगा, और ये एक खुशखबरी की बात है, क्योंकि एक नारा है ना, वो मोदी जी जब जब डरते हैं तब ऐसी बातें करते हैं। तो ये एक खुशखबरी भी है। आज तो यौम आज़ादी के 79वें जो दिन है, उसके लिए सभी भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी। और एक भारतवासियों के लिए, भारत के लिए मोदी जी के लहजे में जो डर, खौफ जो नजर आया, वो भारत के लिए बहुत अच्छा संदेश है। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये भारत के लिए क्यों अच्छा संदेश है। पहली चीज तो ये मोदी जी ने की कि, लेकिन साथ के साथ हमें जिस रास्ते पे अब देश निकल पड़ा है, जो विपक्ष एक आंदोलन के रास्ते पे अपने देश के नागरिकों के, बाबा साहब के दिए हुए सबसे बड़े अधिकार वोट को बचाने के लिए निकल पड़ा है, तो ये देश की जनता को समझ जाना चाहिए कि अब हम सही रास्ते पे हैं। इसीलिए मोदी जी डरे हुए और सहमे हुए लग रहे हैं। अब मैं जरा तथ्यात्मक रूप से और लॉजिकली इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इससे पहले कि घुसपैठियों पे आऊं, मैं मोदी जी ने भी जीएसटी की भी बात की।
कि जीएसटी की एक तरीके से गलतियों से उन्होंने सीख लिया। नहीं, एक तरीके से उन्होंने माना कि जो जीएसटी का पहला फेज था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लोगों के फायदे में नहीं था, और आज उन्होंने जीएसटी की रिफॉर्म्स की बात की कि एक नए फेज में हम जीएसटी को लेकर आएंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ा आम आदमी की भाषा में समझाने के लहजे में बोलता हूँ कि पहले वाला हमारा गलती थी, गलत था जीएसटी, उससे देश के सभी नागरिकों, व्यापारिक वर्ग हो चाहे आम नागरिक हो, उसका बेड़ा गर्क कर दिया हमने। ये मोदी जी ने, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ, इतना ही तो बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई मैंने अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जी के कहने से सारे व्यापारियों का बेड़ा गर्क किया था ताकि ये रिटेल भी छीन सकें, किसानों, इन सब का बेड़ा गर्क मैंने इसलिए किया था कि ये सब लोग लूट सकें देश को चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर। ऐसे थोड़ी बोलेंगे, तो बोलेंगे ना इशारे इशारे। मतलब ये है कि अब वो माफी मांग रहे हैं जीएसटी के लिए देश से, और वो कह रहे हैं कि अब से आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, जो गलती भूल चूक लेनी देनी अब मैं उसे ठीक करूंगा। अब दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मुझे सबसे पहले कहनी चाहिए थी, आरएसएस और बीजेपी के जो जितना बड़ा कार्यकर्ता होगा वो उतना ही सच बोलने की क्षमता खो चुका होगा, वो सच बोल ही नहीं सकता था। मोदी जी तो बहुत सबसे बड़े कार्यकर्ताओं में से एक हैं, तो वो सच तो कभी बोल ही नहीं सकते, ये तो। और भले ही, और अगर सच की बात यह है कि देखा जाए वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री की हैसियत से वो स्पीच दे रहे थे, तो वो एक इंस्टीट्यूशन होते हैं अपने आप में, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। जो सब उन्होंने बोला आज या पहले कभी भी, उसके लिए बाकायदा एक फाइल बनती है। अगर सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हैं, वो अपना कोई जो सच नहीं है वो बोलने के लिए अपने आप बोल दें, वो एक अलग बात है। तो उसके लिए पूरी एक प्रिपरेशन होती है, पीएमओ एक प्रिपरेटरी स्पीच बनाता है, उसमें डेटा एनालिसिस ये सब होता है, लॉजिक होता है सारा। आरटीआई में अगर कोई मांगा जाए कि प्रधानमंत्री जी जो भाषण देते हैं 15 अगस्त पे जाके, उसकी फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो लोगों को असलियत पता लग जाएगी कि मोदी जी कितने बड़े बड़े सच बोलने से गुरेज करते हैं। लाल किले पे जाके वहां कुछ लिखा हुआ है, जो चीजें मना होती है ना, ये बोल ही नहीं सकते, हम वही बोलते हैं उसको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब ये वाली फाइल आरटीआई में मिलेगी या कभी मिलेगी, ये तो अलग बात है। पहली बात तो ये हो गई कि एक तो अच्छी खबर ये है कि हमारा जो आंदोलन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी इस आंदोलन से डर रही है, इसीलिए अब कुछ लालच देने की चेष्टा कर रही है जीएसटी की गलतियों को सुधारने के माध्यम से, पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी का लालच इसलिए दिया गया ताकि जनता जन आंदोलन ना करे, खुश हो जाए। बिल्कुल, अब मोदी जी सुधर रहे हैं, उनको आखिरी मौका दे दें। और एक बेसिकली बात यह है कि आगे से कान पकड़ के उठक बैठक लगा के गलती मान रहा हूं। जीएसटी तो ये कह रहे थे ना, जीएसटी तो देश के लिए सबसे अच्छी चीज है। आप उस समय के भाषण देखिए इनके, जीएसटी का विरोध करने वाले सब देश के गद्दार हैं, बेईमान हैं, देश की तरक्की में रुकावट हैं, और ये लोग देश को तबाह करना चाहते हैं हमारी इतनी अच्छी जीएसटी को, यही सब कह रहे थे ना। आप कान पकड़ के उठक बैठक लगाई, बोली कि वो लोग सही थे उस समय में, हम सब लोग सही थे और मैं गलत था, यानी कि मैं झूठ बोल रहा था। अब ये तो मान लिया इन्होंने। एक बात तो ये तभी करता है आदमी जब ये कह रहा हो अपने मालिकों से, देश की जनता से, कि मैं कान पकड़ रहा हूं, अब आगे से नहीं करूंगा, आखिरी बार मुझे माफ कर दो। और जीएसटी एक काफी देश की सारी जनता को बहुत तकलीफ में डाला है जीएसटी ने, रोजमर्रा की जिंदगी। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी, अब घुसपैठियों की बात है। अब सबसे पहले रूल पे जाना पड़ेगा हमें कि आरएसएस के कार्यकर्ता जितने बड़े होंगे वो सच तो बोल ही नहीं सकते कभी। तो उसी प्रकार से अभी जो घुसपैठियों की बात है, सबसे पहले आरएसएस ने ये 1980 के दशक में शुरू की थी असम से। असम में जो एनआरसी निकल के आई उसमें ये नजर आया, ये मुसलमान तो कहते हैं ना, मुसलमान जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की और गोगोई साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस, और वो पूरी पैनी नजर रख के उन्होंने पूरी ताकत लगा ली कि किसी प्रकार से मुसलमानों का नाम कटवा दें इसमें से। सरकार तो जो आरएसएस और बीजेपी है वो तो मुसलमानों से ज्यादा आदिवासियों के ऊपर ध्यान दे रही थी, वहां पे उनका नाम कटवाएं और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का नाम कटवाएं, और दूसरे जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनका नाम कटवाएं। गोगोई साहब ने मुसलमानों का नाम कटवाने के लिए पूरी ताकत लगा ली। हुआ क्या, एक स्पेशल ऑफिसर जिसके ऊपर बाद में बहुत सारे करप्शन के इल्जाम लगे कि इतने पैसे उसमें गड़बड़ हो गए, फेंसिंग लगवाने में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए। नतीजा क्या आया,
75% से ज्यादा जो एनआरसी की लिस्ट में नाम नहीं आए उन लोगों के, वो नॉन मुस्लिम्स थे, मुसलमान नहीं थे। अभी बिहार की जो ये एसआईआर की क्राइम हो रहा है ना, जो अपराध हो रहा है, उसमें एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आया। ये तो एक्सरसाइज इसीलिए हो रही थी ना, जो ऑस्टेंसिबली दिखाने के लिए। असल वजह तो वही थी ना कि जो आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं देते वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, महिलाएं और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के नाम काटे जाएं। जो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, उनके वोट काटे जाएं। लेकिन अगर ये कह के की जाती बात तो जनता जूते से मारती। तो एक बहाना जो बहुत सालों से तैयार कर रखा है, जिसमें अब कोई, जिस झांसे में कोई आता नहीं है, मुसलमानों के नाम काटते हैं। कटा एक भी नाम। 2014 देखिए, 2020 में जो सीएनआरसी लाए थे, नहीं, लेकिन उसमें क्या था? 64 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं, जो उसमें से 10% भी मुसलमान नहीं होंगे। अभी तो पता नहीं ना किसी को, मैं आपको बता रहा हूं, मुसलमान नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। क्योंकि मुस्लिम्स को तो डरा रखा है ना उन्होंने। मुस्लिम्स अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखते हैं, इसलिए उनके पास वो हर डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जो नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं मिलेंगे। अब बाकी सब लोग तो रिलैक्स्ड है ना, अबे हमसे कौन पूछ रहा है, हमें क्या लेना है, और कौन सा आधार कार्ड और कौन सा क्या, हम तो हैं ही, हैं मुसलमान भी। लेकिन उनके ऊपर जो वो झूठा है कांडम्बर रच रखा है, तो वो बेचारे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखते हैं, इसलिए उनके नंबर कम। बाकी सब, आज मोदी जी की मंशा क्या थी? आज उन्होंने मैं वही बता रहा हूं आपको। तो ये आखिरी हथियार जो आरएसएस इस्तेमाल करती है ना, मुसलमानों वाला, हिंदू मुसलमान वाला, जो चाइना और पाकिस्तान का भी एक वो है, वो तभी इस्तेमाल करती है जब कोई उनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा आ रहा होता है। तो मोदी जी की प्रधानमंत्री के पद पे खतरा आ रहा है, इसीलिए ये बैक टू स्क्वायर वन। इसीलिए मैं 2020 के सीएनआरसी के बारे में आपको बता रहा था। उस समय भी क्या था, उस समय भी क्या था कि मुसलमानों को निकालना है। तो सीए एनआरसी के दौरान भी अगर जो सीए देखा जाए लोगों को, क्या एक भी नॉन मुस्लिम को, मैं समझता हूं 100 भी लोगों को नागरिकता नहीं मिली होगी। और नागरिकता देने का जो प्रावधान है सीए में, वो किन लोगों के लिए है? वो मोदी जी का जो शासन काल, या उसको सेवा काल बोलना चाहिए, नौकरी का जो काल है 2014 से, उससे पहले लोगों के लिए है। मोदी जी के बाद अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में किसी नॉन मुस्लिम की हत्या भी की जा रही हो, रोज मारा जा रहा हो, तो वो भी सीएनआरसी में अप्लाई नहीं कर सकता है। ये पता है लोगों को। जो नॉर्मल कानून थे उससे पहले, उसमें तो अप्लाई तब भी कर सकता था, आज भी कर सकता था। सीए के जरिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके अधिकार खत्म कर दिए गए कि 14 के बाद अगर तुम्हें गोली भी मारी जा रही हो, रोज टैंक चढ़ाए जा रहे हो तुम्हारे पास, तो अप्लाई नहीं कर सकते। यह सच्चाई, इनकी असलियत समझने के लिए हम जैसे लोगों की बात सुननी बहुत आवश्यक होती है। यह है इनकी असलियत। अब 11 साल हो गए मोदी जी को, अभी तक क्या सिर्फ अडानी जी, अंबानी जी और यूसुफ लुलू जी की सेवा में ही व्यस्त थे, जो इतना महत्वपूर्ण कार्य भूल गए, जिसके लिए अब लाल किले से बोलना पड़ रहा है कि जी हमें घुसपैठिए, जो हमारे देश के नौजवानों की 2-2 करोड़ नौकरियां जो हर साल मोदी जी बना रहे हैं, वो तो सब बांग्लादेश के लोग आके ले जाते हैं ना। 11 साल में 2-2 करोड़ नौकरियां, 22 करोड़ नौकरियां जो दी मोदी जी ने, वो 22 करोड़ की जनता भी नहीं है बांग्लादेश की, वो तो आके सब बोले गए। यही तो कह रहे हैं मोदी जी। लेकिन जो एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है प्राचा, कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का शुरू से ही ये रहा है कि भाई जो भी फॉरेनर्स हैं आप उनको घुसपैठिया बोल के उनको भगाइए, वो राष्ट्रवाद का जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो डेमोग्राफी मिशन है, ये डेमोग्राफी मिशन अब क्या करेगा? व्हाट इज दैट डेमोग्राफी मिशन गोइंग टू डू? ध्यान भटकाना नहीं है ईवीएम की तरफ से, ध्यान भटकाना नहीं है किसी भी तरीके से इस आंदोलन की तरफ से, वोट चोरी का जो आंदोलन चल रहा है। ओके, इसके लिए तो वो कुछ भी करेंगे ना, मतलब ये कुछ भी कर देंगे उसके लिए। यानी आप ये कह रहे हैं वोट चोरी के अभियान को छुपाने के लिए या वोट चोरी भटकाने के लिए, लोगों को ध्यान अटकाने के लिए ये डेमोग्राफी मिशन लाया गया है। बिल्कुल। और क्या वजह, मैं आपको वही लॉजिक तो दे रहा हूं। पिछले 11 साल से अगर किसी ने बांग्लादेशी, मतलब मुखर तरीके से सरकारी पूरी ताकत लगा के, अपनी सरकार की सारी शक्ति का प्रयोग करके बांग्लादेशी अगर किसी व्यक्ति ने बुलाए, एक पूरा बड़ा परिवार वहां का, वो अलग बात है कि अडानी जी को जेल हो जाती बांग्लादेश में भी अमेरिका की तरह, इसलिए बुलाया है। शेख हसीना साहिबा को क्यों लेके आए मोदी जी? एयरलिफ्ट करवा के भारत में क्यों रखा हुआ है? वो भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं?
तो सबसे बड़ा अगर घुसपैठिए लाने का काम किसी ने किया है देश में ओपनली, तो वो तो मोदी जी ने किया ना खुद। भेजे उन्हें वापस सबसे पहले, नहीं भेजेंगे और यहीं से इनका झूठ साबित हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं तो एक मुसलमान हूं, मैं कह रहा हूं शेख हसीना को, क्योंकि वो मुसलमान भी है और बांग्लादेशी भी है, और उसने तो अपने शासन का, सुनिए असली मायने तो घुसपैठिया शेख हसीना ही है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, वो घुसपैठिया कहाँ है? वो तो मोदी जी की मेहमान है, लेकिन उनके राज में जो उन्होंने 20 साल के करीब राज किया, 15 से लेके 20 साल तक, उन्होंने करोड़ों बांग्लादेशी भारत में भेजे हैं। भेजे कि नहीं भेजे? बिल्कुल। ये आरएसएस और बीजेपी का स्टैंड है कि नहीं है? और उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट मोदी जी का मेहमान है। घुसपैठियों को अगर ये मान लीजिए, हालांकि मोदी जी ने बोली है तो वो सच हो ही नहीं सकती, कोई घुसपैठिया नहीं आ रहा बांग्लादेश से भारत में, लेकिन अगर आ रहा है तो वो शेख हसीना ने भिजवाया, उन्हीं की सरकार तो थी वहां पे, और जिसने भिजवाया वो तो मोदी जी के सबसे वीआईपी गेस्ट हैं, शेख हसीना और उसकी फैमिली। अभी अरेस्ट करें उन्हें और उनके पर मुकदमा चलाएं। मैं ऑफर कर रहा हूं, मैं प्रोसिक्यूशन का वकील बनूंगा और उनको मैं बड़ी लंबी लंबी सैकड़ों सालों की सजाएं कराऊंगा। ले करें, शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाए ना, उन्होंने तो घुसपैठिए भेजे थे वहां से पाकिस्तान बांग्लादेश से। इस प्रकार के झूठ तभी बोलता है आदमी जब उसके सारे झूठ खत्म हो गए। यह है मोदी जी के घुसपैठियों की सच्चाई। तो इसका मतलब अगर मोदी जी बुला रहे थे घुसपैठिए, अगर उनको दोस्त बना के अपना मेहमान बना के रखा हुआ है, तो यह है घुसपैठियों की सच्चाई। एक और चीज बोली है इन्होंने, सुदर्शन चक्र। देखिए, भारत के साइंटिस्ट, भारत के जवान, भारत की आम जनसंख्या भारत को 5वीं नहीं पहले स्थान पे हर फील्ड में ले जा सकती है। अब जो पिछले 15 साल से जो हमारा टाइम है ना भारत का, भी ये भारत के अपस्विंग का टाइम है ऑटोमेटिकली। चाइना का डाउनफॉल होना चाहिए था अगर मोदी जी ना आते, कोई अच्छा प्रधानमंत्री आ जाता, कोई अच्छी सरकार आ जाती, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी सरकार को। भारत देश की जनता जो है ना, देश को एकदम लिफ्ट करके अपने आप पहुंचा देती। अब बैठे हैं ये लोग सत्यानाश करने के लिए, सारे बैंक लूट लिए, सारे पोर्ट लूट लिए, सारे एयरपोर्ट लूट लिए, सारे बिजनेस लूट लिए, सारा देश लूट लिया, और देश लूट के अपने मित्रों के हाथों को उसको बाहर भेज दिया। जो ये कई मोदी भागे हुए हैं, और ये विजय माल्या, जितने लोग हैं सब मोदी जी के जो दोस्त हैं वो सब भागे हुए, करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए। और जो अनिल अंबानी है लेटेस्ट, वो कब भाग जाएंगे उनका पता ही नहीं है। तो पूरा देश लूट लिया, तब भी देश की जनता ने देश को अपलिफ्ट कर करके 5वीं स्थान तक पहुंचा दिया। अगर कोई ईमानदार प्रधानमंत्री आ जाए तो उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के देखना है तमाशा। देश की जनता खुद कर रही है। ये जो वापस पुश करके देश की जनता के एफर्ट्स को कम कर रहे हैं, उसमें मोदी जी का सानी नहीं है कोई। दूसरा, किसी से भी डर जाएंगे। कोई फोन करके बोलेगा सरेंडर, एस बोलेगा, उससे पहले सेना को बुलवा लेंगे। सेना को अभी तक ये छुपा के रखवाया मोदी जी ने। वो ट्रंप साहब ने बोला था, किसने बोला था कि वायुसेना अध्यक्ष को यह भी ना बताने दें, देश को यह भी ना बताने दें कि पाकिस्तान के हमने कितने सारे जहाज और इक्विपमेंट्स तो गिरा दिए थे और खत्म कर दिए थे। अब जाके बताया है, अब बताया जाके। मोदी जी ने ही रोक रखा होगा ना, वरना ये सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई? क्यों? क्योंकि दबाव था उधर से, सरेंडर सरेंडर जहां से बोला जाता है और ये सरेंडर करते हैं। तो ऐसे बुजदिल व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पे होना देश का सबसे बड़ा नुकसान है। अब ये जो सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, एक नाविक नाम की हमारी जो इसरो है ना, मैं तो काफी साल पहले, क्योंकि मैं इस देश का बहुत सारे लोगों को कम पता होगा, जो आउटर स्पेस लॉ का पहला वकील हूँ, जो एक पॉलिसी डेवलप करने में भी मेरा काफी रोल था। उसको तो मोदी जी ने बेच दिया, सारा खत्म कर दिया। कि जो इसरो है ना, दुनिया की जो सैटेलाइट लॉन्चिंग है, उसमें सबसे बड़ा हम लोग कमर्शलाइज करके देश को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकते थे। लेकिन अब आरएसएस बीजेपी की सरकार है तो कहाँ होगा वो तो सब बेच दिया होगा इन्होंने, क्या बर्बाद कर दिया ये यही जाने। तो इसरो के बारे में तो मुझे ये पता है कि अगर मोदी जी उसमें टांग नहीं अड़ाते तो नाविक फेल नहीं होता। मोदी जी ने भ्रष्टाचार कराने की वजह, और मेरा ये सीधा सीधा इल्जाम है, इसकी जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी
ये बात निकल के आएगी, क्योंकि मेरी बातें शुरू में लोग क्योंकि ऐसी अविश्वसनीय बातें होती हैं, हालांकि सच होती हैं, शुरू में नहीं मानते, बाद में लोग मानते हैं। तो नाविक के फेल होने की वजह, आज जो हम जीपीएस पे डिपेंडेंट हैं और चाइना की तरफ भी देखना पड़ता है कई बार हमें मजबूरी में, वो सिर्फ और सिर्फ इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार की वजह से है, क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचार किया इन्होंने। तो अगर मोदी जी बाहर रहेंगे इस सब से, मतलब अडानी जी, मोदी जी, अंबानी जी, इस प्रकार के लोग अगर घुसने भी नहीं दिए जाएंगे जहां पे ये सुदर्शन चक्र बनने की जो हम लोगों के साइंटिस्ट और देश की जो नौजवान कोशिश करेंगे या बनाएंगे, तब तो ये सफल होगा। अगर मोदी जी की परछाई भी पड़ गई वहां पे, एक बात भी सुन ली मोदी जी की, तो फ्लॉप होगा वो। वैसे वो 100% सफलता प्राप्त करेगा, ये सीधी सीधी बात है। जहां मोदी जी जाएंगे वहां भ्रष्टाचार होगा, वहां देश को लूट लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये मोदी जी के 3 मैसेज थे, मैंने तीनों का आपको विश्लेषण करके बता दिया। आने वाले टाइम में आप देखेंगी ऐसे ही होगा हुर्फ बहु। आपको क्या लग रहा है कि ये मोदी जी की, आपको लहजे से आपको लगा कि ये मोदी जी की आखिरी स्पीच है? उनको लगा कि राजनीतिक करियर की आखिरी स्पीच? अगर विपक्ष के अंदर स्लीपर सेल्स ना होते तो पिछली से पिछली वाली थी आखिरी, प्रधानमंत्री कहां होते वो? अभी तो तिहाड़ में से थोड़ी कोई स्पीच देता है, तिहाड़ में कोई प्रावधान नहीं है स्पीच देने का। वहां तो एक पूरा एक वो होता है, एक चार्ट होता है, उसके उसी के हिसाब से सुबह सुबह उठना पड़ता है, फिर नाश्ते का भी एक टाइम होता है, फिर एक कुछ समय के लिए कैदियों को बाहर छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद उन्हें फिर बंद कर दिया जाता है, रात को गिनती होती है सोने के टाइम पे। ये हो रहा होता मोदी जी के साथ और अमित शाह जी के साथ, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू के साथ। ये घुसपैठिया वाली बात करने के बाद आपको लगता है कि मोदी जी का अब जगह जो है वो खाली तिहाड़ में ही होगी? वो तो पहले से ही है, वो तो निश्चित है। वो देखिए, मैं इस देश में ऐसा व्यक्ति हूं, लोग शायद इसको कितना सच और गलत मानेंगे, मैं मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू और आरएसएस के सब बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की लंबी उम्र की दुआ मांगता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब मैं इनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआ ना मांगता हूं। उसकी वजह है, इन्हें मैं लंबे समय के लिए जेलों में रखना चाहता हूं, क्योंकि इनके कार्य ऐसे हैं, देश को इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया। ये जितना लंबे समय तक जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतना देश के लोगों को पता लगेगा भ्रष्टाचारी लोगों के साथ ये होता है। 50-50 साल हो गए, मोदी जी की उम्र मैं चाहता हूं कम से कम 125 साल और स्वस्थ हो एकदम। तब लोग देखें कि जेल में 120 साल की उम्र में मोदी जी हैं, जो हमारे 50 साल पहले प्रधानमंत्री होते थे। भ्रष्टाचार नहीं करना है हमें, देश के साथ गद्दारी नहीं करनी, ये मेरी रोज की दुआ होती है। लेकिन ओवरऑल इसके पहले के कार्यक्रम को खत्म करूं, आज जो भी बातें उन्होंने कही, चाहे वो घुसपैठिए को लेकर हो, चाहे डेमोग्राफी मिशन को लेकर हो, या फिर सुदर्शन चक्र को लेकर हो, आपके हिसाब से आज बड़े टेक अवेज मोदी जी की स्पीच से क्या थे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक ही टेक अवे है, वो मोदी जी एकदम बिल्कुल बौखला चुके हैं। अब ये आंदोलन जो जोर पकड़ रहा है ईवीएम का, और ईवीएम हटा के बैलेट पेपर लाने का, और ये वोटों की चोरी का, वोट चोर गद्दी छोड़, एकदम सटीक निशाने पे लगा है। मोदी जी को तो पता ही है ना, वोट चोरी से ही बने हुए। कल प्राचक कांग्रेस ने पूरे देश में मशाल जुलूस भी निकाला था, और उसमें नारे लग रहे थे कि गली गली में चोर है, गली गली में शोर है, मोदी जी चोर है, कुछ इस तरीके वोट चोर। वोट देखिए, पैसे की बात होती थी पहले चोर के लिए, अब पैसा तो छोटा रह गया ना, अब तो वोट चोर। तो अब जब ये हो रहा है तो ये इससे डरे हुए हैं, ईवीएम से ही डरते हैं मोदी जी के। ईवीएम का नाम मत लो, आप कुछ कर लो, वोट चोरी का नाम मत लो, आप कुछ भी कह दो, सरेंडर बोल दो, कुछ भी बोल दो, सुरेंदर बोलो, सरेंडर बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। ना अडानी जी को, ना अंबानी जी को, ना यूसुफ लुलू को, ना अमित शाह जी को, ना ज्ञानेश कुमार जी को, ना राजीव कुमार जी को, ना अनिल अंबानी जी को, कुछ फर्क नहीं, कुछ बोल लो, इतनी मोटी खाल है। लेकिन आंदोलन नहीं करो, पहली बात। और ये वोट चुराने का और ईवीएम का तो आंदोलन हो गया तो फिर जेल ही जेल है, जेल के अलावा कुछ नहीं है। ये सीधा सा टेक अवे है। दूसरा, घुसपैठियों की जहां तक बात है, तो घुसपैठिए का अगर कोई प्रकरण हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट मोदी जी के का खास मेहमान है।
शेख हसीना, वही तो सारे उन्हीं के टाइम में हुए घुसपैठ। अगर मोदी जी की बात सच है तो पकड़ लें, सारे सबूत दे दें, वो चिन्हित भी करवा देंगी। ये नीलू जी घुसपैठिया हैं, ममता बनर्जी घुसपैठिया हैं, वो बता देंगी ना शेख हसीना। नहीं, लेकिन क्या ये महमूद प्राचा का चैलेंज है मोदी जी को कि आप शेख हसीना को निकाल के बाहर देश के दिखाइए? ना ना, निकाल, या तो निकालेंगे तो क्यों, लेकिन अभी निकालना क्यों है? अभी तो उनको ऊपर ये जो घुसपैठियों की साजिश बता रहे हैं, जो शेख हसीना ही तो है, वो जो वहां की राष्ट्र अध्यक्ष थी, उनकी सारी वो तो प्राइम मिनिस्टर थी ना वहां पे इतने लंबे समय तक, वही तो भेज रही थी बांग्लादेश से लोग। हमारी जो मोदी जी कह रहे हैं बहन बेटियों को फुसला के लूट लेने की, वही तो भेज रही थी लोग कि हमारे ट्राइबल्स की जमीन छीन लेने की के लिए, वही तो भेज रही थी। और क्या क्या किया उन्होंने? 3 चीजें बताई ना। एक तो महिलाओं के साथ ये किया, हाँ नौकरियां, 22 करोड़ नौकरियां जो छीनी है, वे शेख हसीना छीन ली, ये सब बातें किया। 22 करोड़, 2 करोड़ पर ईयर है ना, वो तो शेख हसीना साहिबा ही तो है उसकी जिम्मेदार। तो उनके ऊपर मुकदमा चलाएं, मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं, एक एक घुसपैठिए की लिस्ट उनके पास होगी, क्योंकि वही तो प्लान करके भेज रही थी, बांग्लादेश ऐसे गवर्नमेंट भेज रहा था ना, क्योंकि ये तो अंतरराष्ट्रीय पता नहीं कौन सी साजिश बता रहे हैं ना, ये तो साजिश बता रहे हैं ना। ऐसे साजिश तो प्लानिंग करके होती है ना, एक एक व्यक्ति का नाम होगा शेख हसीना साहिबा के पास, इसको भेजना है वहां, इसको भेजना है बंगाल में, इसको भेजना है गुजरात में, और ये जाके 4 महिलाओं के साथ ये करेगा, ये जाके एक व्यक्ति 2-2 नौकरियां लेगा। ऐसा ही तो प्लान हुआ होगा ना कुछ। तो चीफ प्लानर तो यहां हमारे घर में ही बैठे हैं। और वरना ये झूठ जो है जनता पहचान ले, मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। मुकदमा प्रोसिक्यूटर्स लगाएंगे, मैं आज तक कोई केस हारा भी नहीं हूं, ये भी बता रहा हूं, मैं ये भी जीतूंगा। अब करें मोदी जी, अगर इतनी ज्यादा वो हैं, सीरियस है इस बात में, अगर वो झूठ नहीं बोल रहे हर बार की तरह। चलिए, थैंक यू सो मच महमूद फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। थैंक यू वेरी मच।